हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्रक्टम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जो फर्स्ट लेक्चर था वो आप लोगों ने देखा होगा और उसमें हम लोगों ने डिस्कशन जो था वो स्पेक्ट्रम तक ले गए थे। उस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के पहले हमें थोड़ी सी बात और करनी पड़ेगी, उसे हम डिस्कशन शुरू करते हैं अपना। और यार वीडियो की लेंथ को लेके बिल्कुल मतलब डिस्कशन मत करो, चाहो तो तुम एक काम करो ना, मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करो और ये देखो कि तुम्हें एक लेक्चर लिखने में कितना टाइम लगता है ना। लिखने की कोशिश करो, ये चेक करो कि एक लेक्चर लिखने में कितना टाइम लगता है तुम्हें। 1 घंटे का लेक्चर है, उसे लिख लिख के अगर तुम करोगे तो कितनी देर लगेगी, देखना 2-3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे जब तुम कॉपी करते जाओगे साथ साथ पॉज कर करके। देख लो करके। और उसके बाद देखो यार कि तुम ये कह रहे हो कि सर कोई XYZ कोई भी टीचर है वो ज़्यादा घंटे पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल यार, किसी भी टॉपिक को कितनी भी देर पढ़ाया जाता है। समस्या ये है कि तुम्हें यूट्यूब पे पढ़ने के लिए केवल उतना ही टाइम देना है जिससे तुम्हारी लर्निंग मैक्सिमम हो और तुम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर पाओ। मैं कह रहा हूँ, खुले मन से कह रहा हूँ कि मेन्स और एडवांस के सारे सवाल आके देखो, जो ना लगे वो पूछो ना, मेरे को भेजो ना टेलीग्राम चैनल पे। मैं आस्क डेक्स्ट्रक्टम पे हूँ ना, तुम भेजो सवाल, मेरे को टैग कर दो, वहाँ पे मैं आंसर करूँगा, बिल्कुल करूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे तुम डिस्कशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने चाहो सवाल भेजो। ठीक, तो इस तरह की बात करने से ना मेरे को लगता है मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। मेरे को लगता है कि यार क्या ही करूँ मैं अपने पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग पता नहीं क्या करना है। थ्योरी कंटेंट पूरा है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना, मोर देन सफिशिएंट है। और अगर बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से लोग सेलेक्ट होते हैं तो सब लोग थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, क्वेश्चन बुकलेट बनती ही नहीं। ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, PYQs लगाओ, सवाल लगाओ और देखो कहाँ पे दिक्कत आ रही है वो डिस्कस करेंगे। मैं भी PYQs की सीरीज़ डिस्कस करूँगा, पूरी करूँगा। थोड़ा 1-2 चैप्टर हो जाए तब PYQs करे जाए। PYQs करूँगा और करके दिखाऊंगा तुम्हें कि मैंने एडवांस के पूरे PYQs ला के रखे हैं। तुम देखो यार कि एडवांस की PYQs की सीरीज़ पूरी पड़ी हुई है, 2010 से लेकर 2022 तक के मैंने सारे सवाल डिस्कस कर रखे हैं। इसे भी देखो, उसमें क्या कोई नई बात यूज़ कर रहा हूँ, कोई नया कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, या जो मैंने पढ़ाया उसी से लगा दे रहा हूँ। अगर उसी से लगा दे रहा हूँ तो यार मेरी गलती इसमें तो नहीं है कि थ्योरी तुम अप्लाई नहीं कर पाए। थ्योरी अप्लाई करने के लिए थ्योरी की समझ बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से, सारा प्रोटोटाइप करने से एडवांस का सवाल कभी नहीं बनेगा कि तुम टाइपोग्राफ कर लोगे, ये ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे। ये सब करने से सिलेक्शन, ये एडवांस का तो भूल ही जाओ। अगर तुम्हें अपने आप को डेवलप करना है तो थॉट प्रोसेस को रिफाइन करना पड़ेगा, तभी सेलेक्ट होगे, अदरवाइज सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। मैं सिंपल बता रहा हूँ। तो थॉट प्रोसेस रिफाइन करने का क्या तरीका है कि कंसाइज थ्योरी पढ़ो और सवाल लगाओ और सवालों में फंसो तो डिस्कस करो यार, सिंपल है। ठीक है, मैं एक 4-5 दिन में एक वीडियो और ले आऊँगा जिसमें तुम्हें बता दूंगा कौन सी किताबें करनी है। और मैं जो मटेरियल दे रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है। कितने लोग हैं कमेंट करके बताना कि जिस सर अभी तक दोनों चैप्टर मैंने पूरे लगा डाले हैं, PYQs भी खत्म हो गए हैं और सब कुछ हो गया है, तो फिर फिजिक्स और मैथ पढ़ो यार, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई R&D थोड़ी करनी है केमिस्ट्री की। ठीक है, और ज़्यादा नेगेटिविटी को यार छोड़ देते हैं, अपना काम करते हैं। मैं भी यही सोचता हूँ कि छोड़ो, नेगेटिविटी को छोड़ते हैं, अपना काम जो मैं कर रहा हूँ, मेरे को पता है वो ज़्यादातर मतलब लगभग 99% लोगों के लिए ये कोर्स फ़ायदेमंद होगा, ये मैं जानता हूँ जो भी इसे देख रहा है। और 1% को मैं सेटिस्फाई कभी नहीं कर सकता, ये भी मैं जानता हूँ। ठीक, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चलो भाई, तो नोट्स हमें पता है कहाँ से मिलते हैं। हमें नोट्स हमें मिलते हैं डेक्स्ट्रक्टम.in से। अपने बैच पे जाके क्लिक करके वहाँ से प्रॉब्लम शीट और लेक्चर शीट डाउनलोड कर सकता है, और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। आगे बढ़ते हैं यार। देखो हर मिनट कीमती है, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद, अगर मैं ये लिखूँ ना इतना साफ साफ बहुत देर लगेगी, मैं किचड़ नहीं करता ना। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कह रही थी, अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं ना। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कह रही थी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट भी एग्जिस्ट करता है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के पहले लोग ये समझते थे कि लाइट का केवल वेव नेचर होता है। खासकर जब तुम 10th में थे, तुमने कहा था कि लाइट स्ट्रेट पाथ में चलती है, और तुमने एक टनल से या एक वायर से, एक ट्यूब से निकाल के दिखाई थी कि देखो लाइट सीधी यहाँ से यहाँ चली गई, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। लेकिन क्वांटम जो प्लैंक था वो इस बात से एग्री नहीं कर रहा था। उसने क्वांटम थ्योरी में बताया, क्योंकि क्वांटम थ्योरी से पहले जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस थे उन पे भी डिस्कशन होना था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब मैं क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करूँगा तब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में भी बिल्कुल बताऊँगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या हो रहा था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में उसने बताया व्हेनेवर लाइट कम्स फ्रॉम द सोर्स
इट डज नॉट कम इन कंटिन्यूस मैनर। अब जो लाइट आ रही है सोर्स से, यानी मान लेते हैं सन से लाइट आ रही है, वो कह रहा है कि कंटिन्यूस मैनर में नहीं आ रही है, बल्कि डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी में आ रही है। कैसे आ रही है? डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वो स्मॉल पैकेट जो है उसका नाम उसने फोटॉन्स रखा और उससे एसोसिएटेड एनर्जी को क्वांटा कहा। ठीक, जो लाइट आ रही है उसे हमने क्या कहा? स्मॉल पैकेट को हमने कहा फोटॉन, और जो उससे एसोसिएटेड एनर्जी है उसे हमने कहा क्वांटा। ठीक, तो वही इसकी डिस्कवरी हुई कैसे कि जब हमने लाइट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली, चलो इसके बाद ही बात करते हैं, इस पर बात अभी करेंगे। तो प्लैंक क्या कर रहा है? प्लैंक कह रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ी तबीयत यार गड़बड़ है आज, कि whenever light comes from any source it does not come in continuous manner but it comes in the form of small packets of energy called photons and the energy associated with it is called one quanta। तो अगर एनर्जी एसोसिएटेड विद द लाइट ई है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड इज न्यू है, तो ई इज प्रोपोर्शनल टू न्यू हो जाएगा, और ई इक्वल्स टू एच न्यू हो जाएगा, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं यहाँ से, तो हमने ये लिख दिया कि फ्रीक्वेंसी क्या है? सी अपॉन लैम्डा के बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई? सी अपॉन लैम्डा। सी स्पीड ऑफ लाइट हो गई, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज हो गई। उससे डिस्कवरी की गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई किसी मेटल सरफेस पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। सिंपल बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे मेरी बात समझ में आएगी, कि किसी मेटल सरफेस पे अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता है, और उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम ट्रैप करा लें तो हम उसे बैटरी में स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे हम सोलर पैनल्स में करते हैं। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से काम करता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तुमने कई सारे एग्जांपल देखे होंगे, तो अभी तुमने ध्यान नहीं दिया, जैसे कि जो मॉल्स में एक्सकेलेटर्स होती हैं जो तुम्हें देख के चलने लगती हैं, है ना, रुकी हुई होती है, तुम्हें देख के चलने लगती हैं, या ऑटोमेटिक वाटर टैप्स होते हैं, जिन्हें जो फिजिक्स या केमिस्ट्री में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं जानते वो उसे कहते हैं सेंसर्स लगे हुए हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में से क्या कहते हैं लोग? सेंसर्स कहते हैं, लेकिन असल में ज़्यादातर जगह या तो वो स्विचेस होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, या फिर साउंड स्विचेस होते हैं, या बेट स्विचेस होते हैं। 3 तरह के स्विच मेनली काम करते हैं इंडस्ट्री में। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, जैसे दरवाजे होते हैं ऑटोमेटिक डोर्स, तो मैंने देखा और वो खुल गए। ठीक है, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से यूज़ करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है कि एक लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट आई, और वो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकला। अब हर मेटल की लाइट से, हर मेटल से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कराना इम्पॉसिबल है। जैसे कि अगर हम आयरन रख दें, देखो अगर लाइट का केवल वेव नेचर होता तो ये बिल्कुल पॉसिबल होता कि किसी भी मेटल से हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा पाते, क्योंकि वेव क्या करती है? वेव एनर्जी कैरी करती है, तो बात पता हम लोगों को। वेव कैरी एनर्जी है, टाइड और टाइडल एनर्जी भी वेव ही एनर्जी है। तो वेव एनर्जी क्या होती है कि वो वेव एनर्जी कैरी करती है। अब अगर हम मान लो कि आयरन का एक पार्टिकल ले जाके पोल्स पे रखे हैं और कहें कि 6 महीने सूरज निकले ही रहेगा, कभी डूबेगा नहीं, तो हम ये कहेंगे कि कभी ना कभी वो पार्टिकल जिस पे आयरन पे जो लाइट गिर रही थी वो कभी ना कभी इस पे इतनी एनर्जी एक्यूमुलेट कर देगी कि ये डिके करके चला जाए। भाई धीरे धीरे 1 दिन नहीं करेगी, 2 दिन नहीं करेगी, 10 दिन नहीं करेगी, लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि वो डिके हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो मतलब ये एक्यूमुलेशन वाला काम नहीं है, सडनली वाला काम है। जैसे कि अगर हम तुम्हें पढ़ाते रहें तो तुम्हारी नॉलेज इतनी हो जाए कि तुम आई टी में सेलेक्ट हो जाओ, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन कोई कोई होता है, जैसे मैंने थोड़ी बात बताई और पूरी समझ में आ गई अपने आप। तुम में से काफ़ी लोगों को पूरी बात मेरी समझ में आ जाती है, ऐसा मान लें, हाँ या ना? कमेंट करके बताओ यार मेरी बात समझ में आती है कि नहीं। और यार वो एक मैंने थ्रेड पे कमेंट किया है जो मैंने प्लानर दिया है, उस पर लोग कह रहे हैं कि मतलब ये सफिशिएंट नहीं। तुम बताओ, तुम्हारा ओपिनियन सबका मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है उस पर। ठीक है, तो क्या हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? क्या हो रहा है कि इंसिडेंट लाइट आ रही सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, और उस सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उससे एनर्जी एसोसिएटेड जो होती है उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो जेई का एक थ्रेशोल्ड है, तुम्हारा लेवल ये है, जेई का लेवल ये है, थोड़ा ऊंचा है जेई, ठीक है, वो थ्रेशोल्ड है। अगर तुम इसके पास तक जाके वापस आ गए तो तुम अपनी जगह पे वापस आ जाओगे। थ्रेशोल्ड पार करने का मतलब है यू क्रॉस ओवर द बैरियर, तो मिनिमम एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए उसके लिए। तो मैंने इसे लिखा भी है कि द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज टू ए लाइट ऑफ रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट वेवलेंथ इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एप्रोप्रिएट वेवलेंथ वाली बात बहुत ज़रूरी है।
इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या कह रहा था, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू अ लाइट ऑफ रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट वेवलेंथ इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसकी बात मैंने की अभी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहेंगे, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject an electron from the metal surface is called threshold energy, and the frequency associated with the energy is called threshold frequency and is represented by nu naught। उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे कम फ्रीक्वेंसी हुई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, उससे ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी होगा और वो काइनेटिक एनर्जी भी लेके जाएगा। ठीक, तो हमने मान लिया कि लेट अस सपोज कि हमने जो लाइट चूज किया उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, विच इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट लिख दिया। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी गिवन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, दो तोड़ने में गई, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई यही तो होगा एनर्जी कंजर्व करने से, कि एनर्जी जितनी हमने दी वो किस में यूज़ हुई, दो जगह यूज़ हुई, किस में, थ्रेशोल्ड एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो एच न्यू की वैल्यू हो गई एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो एच न्यू की वैल्यू हो गई एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो एच न्यू नॉट को ही हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इसलिए कहा गया कि जब थ्रेशोल्ड एनर्जी मिलेगी तभी मेटल सरफेस को हम यूज़ कर पाएंगे एज अ कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे हम वर्केबल बना पाएंगे, इसलिए इसे हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। कि एच न्यू इसकी वजह क्या हो गया, एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। ठीक, तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है, अगर हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी हो तो भी हम निकाल देंगे। ये क्या आ गई है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई, क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई। ये क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन m। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी को हम चार्ज इंटू वोल्टेज भी लिख सकते हैं भाई लोग। हम एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, चार्ज इंटू वोल्टेज भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताओ भाई, लिख सकते हैं ना। सब लोग थोड़ी थोड़ी फिजिक्स तो जानते ही हो कि Q इंटू वी क्या है, वर्क है, वर्क को एनर्जी के बराबर कर सकते हैं, तो वोल्टेज इक्वल टू लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन ई हो गया। तो एच न्यू की वैल्यू किसने बराबर हो गई, एच न्यू नॉट प्लस ई वोल्टेज, जो वी ओ एल लिखा है जो वोल्टेज है, फिर से लिख देता हूँ, ई ये क्या है इंटू वोल्टेज। ठीक, तो ये वी ओ एल मतलब वोल्टेज है, जहाँ जहाँ वोल्टेज लिखा हुआ है। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई कि हमें कितने करंट मतलब कितना हमें वोल्ट का बैटरी भर पाएंगे, तो वो एच न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन ई के बराबर आ गई। अब ये तो बात हो गई सिंपल की, अगर इसका कोई सवाल आएगा तो हम आसानी से लगा ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो यार मेरा भी एक्सपीरियंस ना 10-12 साल का हो गया पढ़ाते पढ़ाते, टॉप रैंक्स पढ़ाई हैं मैंने, है ना, और इतना ही पढ़ा के निकाली है। कोई 20-20 घंटे थ्योरी पढ़ के या 50 घंटे थ्योरी पढ़ के, जिस चैप्टर को जितना वेटेज देना चाहिए। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि तुम इस पूरे चैप्टर को एक एक लाइन बैठ के लिखो, और मैं बताओ मैं ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूँ, तुम्हारा बहुत टाइम किल हो जाएगा। तुम बताओ, अच्छा तुम सारे लोग बताना यार जो भी ये वीडियो देख रहे हैं यार, कि क्या तुम चाहते हो मैं साइमल्टेनियसली लिखूँ, तो मैं टाइम दूँ लिखने का और फिर मैं डिस्कशन करूँ। अगर मैं भी लिखूँगा और साइमल्टेनियसली तुम भी लिखोगे तो टाइम विल भी कम से कम 3x तो लगेगा ही। देख लो क्या कर सकता है। तो देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। कोई भी टाइम लैग नहीं है किसमें, इंसिडेंट लाइट और एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में। फोटो इलेक्ट्रॉन में और मतलब टच एंड गो जैसी फिनोमेना है कि मतलब इंसिडेंट लाइट गिरी और फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, उसमें कोई लैग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और इसमें कोई लैग नहीं है, मतलब बिल्कुल टच एंड गो वाला है। For emission of photoelectron, the frequency of incident light must be equal to or greater than threshold frequency। ये तो हमें पता है कि threshold frequency से बराबर होनी चाहिए मिनिमम, या फिर उससे ज़्यादा होगी तभी emission of photoelectron होगा, अदरवाइज photoelectron emit ही नहीं करेगा। The rate of emission of photoelectron from a metal surface is directly proportional to the intensity of light used। ठीक, अब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दो शब्द हैं। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, हाउ हार्ड, कितनी मोटी बीम थी या उसमें कितनी एनर्जी कैरी कर रही थी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितना पर सेकंड आ रही है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं दीवार पे पंच मारूंगा
तो मान लो मैं 10 न्यूटन के फोर्स से पंच मारता हूँ, ठीक, तो 10 न्यूटन के फोर्स से मैंने पंच मारा, और वो ऐसे कितने पंच मैं पर सेकंड मार सकता हूँ, दैट विल बी फ्रीक्वेंसी। और 10 न्यूटन का मार सकता हूँ, 20 न्यूटन का मार सकता हूँ, 50 न्यूटन का मार सकता हूँ, दैट विल बी क्या होगा, इंटेंसिटी। ठीक है, मैं कितने थप्पड़ मारता हूँ वो फ्रीक्वेंसी है 1 मिनट में, और कितनी तेज मारता हूँ वो इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। तो इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, की फोटो इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा या कम निकलेंगे पर सेकेंड, उसे हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी से डिफाइन करेंगे। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है इन फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। बात समझ में आनी चाहिए बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ग्राफ्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करें, ग्राफ्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनाना है। तो ये कैसे फॉलो कर रहा है, देखो जरा ध्यान से, ये फॉलो कर रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी को, ठीक। तो हमने ग्राफ प्लॉट किया काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का, तो ये क्या आ गया, ये जो थी यहाँ से पहले तो कोई काइनेटिक एनर्जी आएगी नहीं, तो ये तो न्यू नॉट हो गई फ्रीक्वेंसी, और जो स्लोप है वो h के बराबर आ गया इसका। तो सिंपल सा है, जो वही नॉर्मल इक्वेशन होती है तो क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो 11th में उनके लिए बात बता रहा हूँ। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए कैसे देखेंगे, अगर ये y है और ये x है तो इसके लिए एम एक्स प्लस सी का ग्राफ इस तरह से बनता है, इसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट। ये क्या है, c है, और यहाँ से जो स्लोप ले लेते हैं, स्लोप ले लेते हैं जिसे हम tan थीटा कहते हैं, उसकी वैल्यू m के बराबर होती है। तो इसे कंपेयर कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करें, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं कर रही थी, तुम्हें याद आ रहा हो कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट नहीं थी, तो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो हम लोगों ने अच्छे से कर ली। हमें लगता है कि इतनी ही देर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देनी चाहिए। अगर मैं लिख के करता तो इसमें 1 घंटे का मैंने क्लास ली थी ऑफलाइन में से, ठीक, केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक, क्योंकि वहाँ पर डिस्कशन का भी स्कोप है ना। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन तो नहीं कर सकते, डिस्कशन के लिए तुम मेरे से डाउट भेजो ना, टेलीग्राम ग्रुप पे आओ, डाउट भेजो मेरे को, मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ ना सबको, ज़्यादा लोग डाउट भेजो, मैं आंसर करूँगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा सिलेक्शन, मैं कह रहा हूँ ना। और अगर तुम बिलीफ सिस्टम तुम्हारा कमजोर है तो फिर तो सेलेक्ट नहीं हो सकते तुम, या मेरे साथ नहीं हो सकता, ऐसा कह सकता। क्वेश्चन देखते हैं। A metal surface was irradiated by a light of frequency 3.2 into 10 raised to the power 15 second inverse. The photoelectron produced had its kinetic energy 2 times the kinetic energy of photoelectron which was produced when the same metal was irradiated with a frequency 2 into 10 raised to the power 15 second. Calculate the value of work function. हमें वर्क फंक्शन की वैल्यू बतानी है। अब इस सवाल को देखो कैसे करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक। अब एच न्यू नॉट को ही हम वर्क फंक्शन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। आसानी से बात समझ में आनी चाहिए, इसे क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई, एच न्यू माइनस 5 के, ठीक। तो हम अगर काइनेटिक एनर्जी 1 लिख दें, विल बी इक्वल टू एच न्यू 1 माइनस 5, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और काइनेटिक एनर्जी 2 लिख दें तो दैट विल बी एच न्यू 2 माइनस 5, क्योंकि 5 तो चेंज होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, फॉर अ मेटल, कमेंट करके बताओ भाई 5 क्यों नहीं चेंज होगा। फॉर अ मेटल क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन इज कांस्टेंट, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। अब काइनेटिक एनर्जी पहले केस के लिए क्या कह रहा है कि हम 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो पहले केस के लिए कह रहा था ये 2 टाइम्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एच न्यू 1 माइनस 5 अपॉन एच न्यू 2 माइनस 5, तो हो जाएगा 2 एच न्यू 2 माइनस 2 5 इज इक्वल टू एच न्यू 1 माइनस 5।
तो यहाँ पे h कॉमन ले लें, तो ये जाएगा 2 न्यू 2 माइनस न्यू 1 इज इक्वल्स टू 5। तो 5 की वैल्यू निकालनी थी, h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 इंटू 2 न्यू की वैल्यू है, न्यू की दिया था 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना दिया ऊपर देख लो, न्यू 2 की वैल्यू रखनी है ना, तो कितना दिया था, न्यू 2 दिया है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 माइनस 3.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15, तो यह आ गया 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 इंटू 0.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15, तो ये हो गया 6.6 इंटू 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 20। नहीं, इधर क्या आगे गई पावर, तो ये 8 लिख दिया ऐसे, तो ये हो जाएगा कितना, 16 लिखना पड़ेगा ना, सॉरी 18 आ गई। इसे मल्टीप्लाई कर देना और आंसर आ जाएगा तुम्हारा जूल्स में, काम खत्म हो जाएगा। सिंपल था सवाल, आसानी से लगाया जा सकता था। कैलकुलेशन तो 8, अब 8 की कैलकुलेशन मैं कर दूँ, 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 4 52, लो भाई पूरा कर दिया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, अगर इसे क्या लिखेंगे यार, 0.8 को अगर हम 80 लिखेंगे 10⁻14 हो जाएगा, 0.8 को हम डिवाइड बाई 10 कर 10⁻15 हो जाएगा, तो ये या तो हर डेसिमल हट गया 14 हो जाएगा। 14 में से या 20 आएगा, सॉरी पावर्स में, ये सीरी मिस्टेक है, जिन्हें सही कर लेना। अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देना इसे। ठीक, बात समझ में आनी चाहिए। अब ये तो सवाल सिंपल था, अब हम बोर्ड थ्योरी पे वापस आ जाते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बोर्ड थ्योरी में हमने रेडियस लिखी थी 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, वेलोसिटी लिखी थी 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर थी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस 27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर थी, और टोटल एनर्जी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर थी। तो फॉर हाइड्रोजन एटम अगर हम लिख दें यहाँ पे, z की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो सब जगह z की वैल्यू रखो, E1 यानी n1 है, तो n1 का मतलब क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। n1 का मतलब क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 13.6। दिस इज कॉल्ड n इक्वल्स टू 2। इसे क्या करें, n इक्वल्स टू 2। n इक्वल्स टू 2 का मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2 में चला गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। E3 की वैल्यू क्या होगी, मतलब क्या हो गया इसमें, n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, सॉरी 3 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, और n की वैल्यू 3 हुई तो ये क्या हो गई, सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गई। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो गई। बात समझ में आनी चाहिए कि एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेगा हम उसे एक्साइटेशंस के फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो तुम E1 और E2 के बीच में जो गैप आ रहा है, मैंने वो यहाँ पे लिखा, वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है। ठीक, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जीज के बीच का गैप कम होता जाएगा। अगर E2 और E3 के बीच का डेल्टा ई निकालोगे तो वो 1.51 तो वैल्यू आ रही थी, 1.89 आ जाएगा। तो जैसे हम, अगर मैं इस ग्राफ को और अच्छा बनाऊं तो इनके बीच का जो गैप है, एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि n इक्वल्स टू 6 के ऊपर ये गैप ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। तो ये गैप ऊपर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब क्वांटाइजेशन शब्द का मतलब क्या है, इसे समझते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि एक फिक्स अमाउंट में ही हम लोग स्पेंड कर सकते हैं, या एक फिक्स अमाउंट में ही हम वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर तुम्हारे पास मान लेते हैं कि 10-10 के नोट हो,
तुम्हारे पास 10 रुपए के नोट हैं, मान लो 100 रुपए हैं तुम्हारे पास 10 के करेंसी के चेंज में, ठीक है। और तुम्हारे को मान लेते हैं 45 रुपीज़ की चॉकलेट खरीदनी है, ठीक, 45 रुपीज़ की चॉकलेट खरीदनी है गिफ्ट करने के लिए, लेकिन दुकानदार के पास चेंज नहीं है, ठीक। दुकानदार के पास चेंज नहीं है तो तुम 45 की या तो 2 खरीद सकते हो, 90 हो जाए जिससे कि तुम पूरा पेमेंट कर दो, या फिर 45 की तो तुम चॉकलेट खरीद ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि दुकानदार के पास चेंज नहीं है। तुम भी ईमानदार हो, तुम भी अपने 5 रुपये वापस चाहते हो, दुकानदार भी ईमानदार है, वो तो 5 रुपये देना चाहता है, वो तुमसे रखना नहीं चाहता है, और कम पैसे वो लेगा नहीं। तो तुम्हारे पास इवन दो यू हैव मोर मनी देन यू कैन नॉट परचेज अ सिंगल चॉकलेट फ्रॉम द शॉपकीपर। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को n=1 से n=2 में जाने के लिए n=1 से n=2 में जाने के लिए अगर उसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत है तो वो 10.2 एग्जैक्ट लेगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं लेगा। कितनी एनर्जी लेगा? 10.2 ही लेगा, ना उससे ज़्यादा लेगा ना उससे कम लेगा। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक, इसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब ड्रॉबैक ऑफ बोर्स थ्योरी क्या है? इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बिल्कुल ठीक बात है, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ही काम करती है, बाकी पे काम नहीं करती है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक सिस्टम्स पे ही ये काम करती है और कहीं काम नहीं करती। ध्यान रखना, इस बात को गांठ बांध के रख लेना, ठीक, कि ये थ्योरी केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही काम करती है। जैसे अगर हीलियम पे लगानी हो तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, लिथियम पे लगानी है तो 2 इलेक्ट्रॉन उससे निकालने पड़ेंगे, ठीक। बोर्स थ्योरी वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फाइन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। मतलब उसे n=1, 2, 3 तो पता था, लेकिन उसके अंदर SPDF भी होते हैं ये पता नहीं था। बोर्स थ्योरी वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन जीमन्स इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमन्स और स्टार्क इफेक्ट को बोर्स थ्योरी नहीं बता पाई। जीमन्स इफेक्ट क्या कहता है कि व्हेन द स्पेक्ट्रल लाइन्स आर एक्सपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड दे गेट स्प्लिट। क्या होता है जब हम लाइन को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या करते हैं, उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, वो अब एनर्जी लेवल्स आपस में स्प्लिट कर गए। तो अगर विदाउट मैग्नेटिक फील्ड वो एक एनर्जी लेवल था इस तरह का, और मैग्नेटिक फील्ड लगा के 2 हो गए, तो दोनों प्लस माइनस एनर्जी कंजर्व रखने के लिए सेम तरह से जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे स्टार्क इफेक्ट में जस्ट मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। स्टार्क इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो हम ये कहेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जीमन इफेक्ट है। लेकिन इसमें स्प्लिटिंग बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, एक तरफ एक्स लिखा एक तरफ वाई लिखा। ये ध्यान रखने की बात है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। फिर से। तो स्पेक्ट्रम में हमने लिखा था कि हमें एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, हमें एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम ही पढ़ना है। तो n=1 से n=n तक गए, n=1 से n=n तक गए। तो जब एब्जॉर्प्शन हो रहा था तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहे थे, और एमिशन में हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहे थे। तो हम लोग से जब ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट होगी, और उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक वेवलेंथ आ जाएगी। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो एनर्जी है उसे हम क्या लिखते हैं, En को लिखते हैं -13.6 Z²/n²। तो अगर हम En1 लिख लें तो दैट विल बी -13.6 इंटू Z²/n1²। En2 लिख लें तो -13.6 Z²/n2²। तो अगर हम En2 माइनस En1 निकाल लें तो -13.6 कॉमन ले लें, इंटू Z² कॉमन ले लें, तो ये जाएगा 1/n2² माइनस 1/n1², ठीक। 1/n2² माइनस, अच्छा माइनस एक प्लस लिया है तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा n1 और यहाँ पे जाएगा n2, सॉरी यहाँ पे जाएगा n1² माइनस n2², क्योंकि माइनस हमने माइनस किया तो n1 प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा ई। आराम से देखते रहो भाई, डेराइव कर रहा हूं। इसे लिख सकते हैं SC/λ, ठीक। तो 1/λ किसके बराबर हो गया, 13.6
इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच इंटू सी। एच और सी दोनों की वैल्यू पुट कर दें तो इसे अगर हम ऐसे लिख दें कि सबको जूल्स में कन्वर्ट कर लें तो 13.6 लिखें इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये अब जूल में आ गया डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 इंटू जेड स्क्वायर। ये जेड है यार, है ना, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक, इन सबको जब सॉल्व करोगे, इस पूरे नंबर को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 1/λ की वो आ जाएगी 1096। क्या आ जाएगी 1096। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पूरी किसी को याद है? 10967800 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसे अब ये मीटर इनवर्स में वैल्यू, तो 1/λ को हम लिख सकते हैं क्या, न्यू बार इज कॉल्ड वेव नंबर, न्यू बार इज कॉल्ड वेव नंबर। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू, इस पूरे नंबर को लिख दें कैसे, 1.096 इंटू 10⁻7 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/λ को फिर से हमने ऐसे ही रहने दिया। इस पूरे नंबर को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे बिल्कुल बढ़िया से, इसे नहीं भूलेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे RH क्या है, RH कॉल्ड रेडबर्ग्स कांस्टेंट, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1.096 इंटू 10⁻7 होती है मीटर इनवर्स। ठीक, Z क्या है, Z एटॉमिक नंबर है, ठीक है। लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है, लैम्डा वेवलेंथ है। न्यू बार क्या है, न्यू बार वेव नंबर है, न्यू बार क्या है, वेव नंबर है। n1 जो है वो लोअर एनर्जी लेवल है, और n2 जो है वो हायर एनर्जी लेवल है। ठीक, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए थी इतनी, कि हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, जो वेव नंबर है वो 1/λ होता है, पहली बात। दूसरी बात है कि RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होगा। तो जब ये लाइट्स को रीड किया जा रहा था तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई वो बामर सीरीज़ की हुई। लोगों को जो 12th पास वाले उन्हें पता होगा कि लाइमन बामर हम पढ़ते हैं, लाइमन पहले पढ़ते हैं बामर, लेकिन मैं बामर पहले बता रहा हूँ। इसका रीज़न तुम बता सकते हो? मैं बताता हूँ कि तुमने देखो, तुमने चीज़ याद कर रखी, तुम्हें पता ही नहीं कि क्यों क्या हो रहा है। कि बामर सीरीज़ जो थी वो विजिबल रीजन में थी, और बामर सीरीज़ पहले डिस्कवर हुई लाइमन से। अब लाइमन से अगर पहले डिस्कवर हुई तो उसे पहले ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये विजिबल रीजन में थी, इसलिए इसे पहले डिस्कवर कर लिया। तो इसमें कहा व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू n इक्वल्स टू 2 देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ RH इंटू जेड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यानी 2 से ऊपर वाले एनर्जी लेवल लेने तो n2 की वैल्यू कितनी लेंगे, 3, 4, 5, 6 इस तरह से वैल्यू ले लेंगे इसकी। ठीक, अब जो हमें पता है कि जो एनर्जी है हमारी वो होती है Sc/λ के बराबर। एनर्जी क्या है, Sc/λ के बराबर। तो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो अगर एनर्जी हमें मैक्सिमम चाहिए तो वेवलेंथ कैसी आएगी, वेवलेंथ मिनिमम आएगी। मतलब ई मैक्स के लिए करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा वो मिनिमम होगा, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि ई मिनिमम के लिए जो लैम्डा होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक, तो अगर हम लिख दें फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ
एनर्जी शुड बी मैक्सिमम, इसमें कोई बुराई नहीं भाई। एनर्जी शुड बी मैक्सिमम। अगर हमें एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो एनर्जी मैक्सिमम कहाँ आ गई, जब N2 को हम कहाँ रख दें, इन्फिनिटी रख दो। तो अगर हम न्यू बार की वैल्यू लिखें 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर, 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, सॉरी 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। तो 1/λ जो आएगा, ये लैम्डा कैसा आ जाएगा, लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मिनिमम आ जाएगा, विल बी इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/4। तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 4/RH, जेड इक्वल टू 1 ले लेते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक। तो RH/4 आ गया। अब RH/4 की वैल्यू कितनी निकालेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 1.096 इंटू 10⁻⁻7 ऊपर कर देता है। तो इसे जब सॉल्व कर दोगे तो लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3649 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये सीधे सीधे इससे लैम्डा मिनिमम निकाला जा सकता है। ज़्यादातर RH के फॉर्म में ही छोड़ दो, सीधा सीधा सवाल आता है, आसानी से हो जाएगा। अगर फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात की जाए, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा भाई, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा एनर्जी शुड बी मिनिमम। अब एनर्जी मिनिमम होगी तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 भाई। 2 पे था, 2 पे आना था, 3 से 2 पे आएगा। फॉर हाइड्रोजन एटम अगर हम बात कर लें, हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना हो जाएगा, 1। तो 1/λ जो मिनिमम आएगा, जो मैक्सिमम आएगा वो आ जाएगा RH इंटू जेड की वैल्यू तो 1 है, इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो 1/λ मैक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी RH इंटू 5/36। तो लैम्डा मैक्सिमम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 36/5 इंटू RH, ठीक। सिंपल है, मैं सीधे सीधे कैलकुलेशन करता जा रहा हूँ। तुमने इच्छा की सब कुछ मैं लिखूँ तो मैं लिख रहा हूँ, इंटू डिवाइड बाई RH आ जाएगा, सॉरी डिवाइड बाई RH आ जाएगा, इंटू 1/10⁻⁷ 1.096। तो इससे वैल्यू आ जाएगी 6569 एंगस्ट्रॉम। सिंपल है बिल्कुल। तो लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर सवाल में ये लिख के आ जाए कि द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, या फिर अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज लिख के आ जाए, ठीक है, या फिर जब हम विवग्योर लिखेंगे तो, जब हम विवग्योर लिखेंगे है ना, तो VIBGYOR विवग्योर लिखेंगे, तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है और ये मिनिमम वेवलेंथ है, ठीक है। लैम्डा मैक्स मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम है। तो फर्स्ट लाइन फ्रॉम द रेड एंड का मतलब होगा क्या, कि ऑरेंज वाले की बात कर रहा है, सेकंड के लिए येलो वाले की, और अगर वॉयलेट एंड से कहेगा तो इंडिगो और ब्लू के बारे में बात कर रहा है। तो अगर ऐसा लिखा मिल जाए कि अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज, ये बाल्मर नहीं है, बामर है ना, तो ये क्या होगा, n=3 to n=2 हो जाएगा। अगर हम कहें बीटा लाइन ऑफ बामर सीरीज तो n=4 to n=2 हो जाएगा। गामा लाइन के बारे में बात करें तो n=5 to n=2 हो जाएगा, ठीक। तो ये अल्फा बीटा गामा लाइंस की बात इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सीरीज डिस्कवर हुई वो लाइमन सीरीज हुई। लाइमन सीरीज में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 = n to n=1। तो 1/λ की वैल्यू हो गई RH इंटू जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो n2 की वैल्यू 2 3 4 हो गई। लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम इसका होमवर्क है तुम्हारे लिए, घर से निकाल के लाओगे, ये होमवर्क है, ठीक। फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, ठीक। तो लाइमन सीरीज और बामर सीरीज के लिए ये, अच्छा चलो तुम निकाल के लाओगे, और ये मैंने सोल्यूशन लिख रखा है तो तुम इसे देख लोगे, ठीक। पार्शियल सीरीज की बात करते हैं। पार्शियल सीरीज कहाँ पे होती है, IR रीजन में होती है, और इसके लिए भी लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम तुम्हें होमवर्क में है, निकालना है अपने आप। और सीधे n2 की जगह आ जाएगा 4, मतलब 4 5 6, और n1 की जगह क्या आ जाएगा 3।
तो लाइमन हो गई, बामर हो गई, पाशन हो गई। ब्रैकेट के लिए सेम काम करेंगे, क्या होगा कि n इक्वल्स टू n से n इक्वल्स टू 4 में आना, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रैकेट कहेंगे। उसके लिए भी लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम निकालना है। और फिर आती है फंड सीरीज, इसे पी फंड नहीं फंड कहते हैं। तो n इक्वल्स टू 5 टू n इक्वल्स टू n टू n इक्वल्स टू 5 आएगी तो फंड सीरीज आएगी। तो ये किसमें है, फार आई आर में है। इसके लिए n2 की वैल्यू 6 7 8 हो सकती है। उसके बाद हम फ्री, और उसके बाद तुम भी फ्री। हम्फ्री सीरीज में क्या होगा, हम्फ्री सीरीज में जो n2 की वैल्यू होगी वो n होगी और n1 की वैल्यू 6 होगी। ठीक, अब एक सवाल बहुत आता है पेपर में, द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में जब सवाल आता है तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n2 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू n2 टू n इक्वल्स टू n1, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2। देखो इसे दो फॉर्मूले लोग लिखवा देते हैं कि n इंटू n माइनस 1 अगर n इक्वल्स टू 1 में आ रहा है, वो एक्चुअली यही फॉर्मूला है, उसे सीधे सीधे देखा जा सकता है, ज़्यादा तकलीफ की बात नहीं है। तो जैसे अगर हम एक सवाल देख लें, अगर हम एक क्वेश्चन देखें, कह रहा है क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 5 टू n इक्वल्स टू 1, यानी कि ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ऐसा लिख के है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करो कि डायरेक्ट हमें n2 की वैल्यू दे रखी है 5 और n1 की वैल्यू दे रखी है 1, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला लगा दें। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला लगा दें। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n2 की वैल्यू है 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 इंटू 5/2, यानी कि 10 लाइन्स आ गई। देखो अब हम इन लाइन्स पे हम ऐसे कभी भी फॉर्मूला आके काउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि एडवांस का सवाल थोड़ा सा घूम जाएगा और तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा। तो उसे करने का तरीका क्या है कि हम लाइन्स बनाएंगे, n1 n2 n3 n4 और n5। ठीक, तो n1 2 3 4 और 5 आ गया। हमेशा लाइन बना के ही करेंगे। तो कहाँ से कहाँ आ सकता है, 5 से 1 आ सकता है, 4 से 1 आ सकता है, 3 से 1 आ सकता है और 2 से 1 आ सकता है। ठीक, फिर कहाँ से आ सकता है, 5 से 2 आ सकता है। दूसरा कलर ले लेते हैं, 5 से 2 आ सकता है, सबको 2 पे ले जाएंगे। 4 से 2 आ सकता है और 3 से 2 आ सकता है। अब सबको कहाँ ले जाएंगे, 5 से 3 आ सकता है, 4 से 3 आ सकता है, ठीक, और 5 से 4 आ सकता है। तो काउंट करो लाइंस काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गई। तो 10 ही आया आंसर, लेकिन हम बना के देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा बात समझ में आएगी। ठीक, अगला कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन दैट मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 6 टू n इक्वल्स टू 1 सच दैट नो लाइन इज ऑब्जर्व इन विजिबल रीजन। तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला आके इसका आंसर मेरे को चाहिए। कितने लोग सही आंसर निकालेंगे ये देखते हैं। सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जरूर लिखें, ठीक है, तभी फ़ायदा मिलेगा इसका। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रखते हैं। डी ब्रॉगली अगले लेक्चर में ही शुरू करेंगे। इतना ही करते हैं यार, क्योंकि तुम लोग ज़्यादा चाहते हो नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा हो या ड्यूरेशन ज़्यादा हो, मैं चाहता हूँ कि तुम सीखो ज़्यादा, है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग डी ब्रॉगली करेंगे और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कर दूंगा अगले लेक्चर में, लेकिन ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो शायद एक लेक्चर ज़्यादा आएगा। तो नेक्स्ट सीरीज़ में लेक्चर जो आएंगे वो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आएंगे, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।